हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंडविन। और जो आपका पिनाक बैच है, पिनाक बैच की आपकी इंडियन पॉलिटी की जो क्लास आती है। और आज हम क्या करेंगे, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। और वो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फंडामेंटल राइट्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही आता है। और ये हमारे कौन से आर्टिकल्स कवर करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? आर्टिकल्स आएंगे आपके 36 से लेकर 51। ठीक है। फिर से बता दूं, अच्छा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये चलिए आपको टॉपिक शुरू करते हैं और फिर इसके बारे में आपको चीज़ें बताता हूँ। ठीक है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इनुमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, पार्ट 4 में हमारे डीपीएसपी आते हैं। और ये कौन सा आर्टिकल्स कवर करते हैं? 36 से लेकर 51 तक। ठीक है। सबसे बेसिक चीज़ है पार्ट 4। पार्ट 3 था हमारा कौन सा? वो थे फंडामेंटल राइट्स। और ये कौन सा? पार्ट 4 है। और आर्टिकल्स कौन से कवर आते हैं? 36 से लेकर 51। देखिए ना, 12 से लेकर 35 तक हमारे थे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स थे। और ये फिर 36 से आगे 51 तक क्या होंगे? कॉन्टिन्यूड होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। एक और चीज़, जो इसका सोर्स है, ठीक है, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का सोर्स आता है वो आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या आता है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आता है, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड आप कह सकते हैं। और अगर आपको एक और चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड दिस आइडिया फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 विच हैड फर्दर कॉपीड इट फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्होंने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज डाले हुए हैं ना, ये भी इन्होंने फर्दर कहाँ से कॉपी किए थे? ये किए थे स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है याद रखनी है। ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूंगा, पता नहीं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है ना, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है। वहां पर भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थे। ठीक है। और वहां पर इनको क्या कहा जाता था? देवर नोन एज, ठीक है, देवर नोन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। जो हमारा क्या कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, ये कहां पर था? ठीक है, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में भी थे। और वहां पर इनको क्या कहा जाता था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा जाता था। अब चलिए आगे बात करते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा, आर्टिकल नंबर 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और ये किन्होंने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने खुद कहा था। उसी तरह बी आर अम्बेडकर जी ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या कहा था? नोवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसको क्या कहा था इन्होंने? नोवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो चलिए आगे चलते हैं। अब एक और चीज, ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स दोनों जो है क्या होते हैं? कॉन्शियसनेस या कंसाइंस बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जो कंसाइंस होता है, कंसाइंस का मतलब होता है ये पार्ट ऑफ योर माइंड होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ योर माइंड, या जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरात्मा कहते हैं ना। तो ये जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये फंडामेंटल राइट्स के साथ मिलके क्या बनते हैं? अंतरात्मा बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसको कंसाइंस कहा जाता है। और ये किनकी स्टेटमेंट है? ग्रैनविल ऑस्टिन की। ठीक है, फोर्थ चीज़ ये होगी हमारी। तो एक और चीज़, जैसा ये मैंने आपको पहले भी बताया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में क्या कहा जाता था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा जाता था। ठीक है। और चलिए अभी तक हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें की है, सबसे पहले तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा? ये क्वेश्चन होगा कि डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है? वो आता है पार्ट 4 में। सेकंड क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? ये होगा हमारा कि ये कौन से आर्टिकल्स कवर करता है? ये आर्टिकल्स कवर करता है 36 से लेकर 51 तक। चलिए अब आगे। इनो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो सोर्स आता है वो क्या है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको कहाँ से लिया था? स्पेनिश को। ये वैसे पूछा नहीं जाएगा आपसे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में इनको क्या कहा जाता था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा जाता था। बी आर अम्बेडकर जी ने इसको जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को नोवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों क्या करते हैं? कंसाइंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटी चीज़ लिख लेता हूँ, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स,
दे आर, ठीक है, दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, ठीक है, दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, ठीक है। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये फंडामेंटल जो राइट्स जो हैं उनकी तरह ये जस्टिसिएबल नहीं है, ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। आपको पता है जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स में मैंने आपको बताया था, जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि आप जो है डीप फंडामेंटल राइट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, पर आप डीपीएसपी के लिए आप कभी भी जो है कोर्ट्स में नहीं जा सकते, यही इसका मतलब है, दैट इज दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल, ठीक है, फॉर बाय द कोर्ट्स फॉर द वायलेशन, देयरफॉर द गवर्नमेंट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इम्प्लीमेंट दैट। आप जो है कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ केस नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में जाके कि यार आपने ये डीपीएसपी के ऊपर कभी भी कोई लॉ नहीं बनाया। जैसे एग्जांपल आती है आर्टिकल नंबर 44, ठीक है, आर्टिकल नंबर 44 जो है ये आता है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आज तक हमारे देश में जो है कभी लॉ बना नहीं है, ठीक है, आज तक कभी हमारे देश में ये लॉ बना नहीं है। आप कोर्ट में जाके ये केस नहीं कर सकते कि आपने अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर कभी कोई लॉ क्यों नहीं बनाया, ठीक है। तो चलिए अब आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर हेल्प्स द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटर्मिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये देखिए ये आ गई हमारी कोर्ट, ठीक है, ये थोड़ा जो 1-2 मिनट में लगा के आपको समझाऊंगा ना, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। आपको पता है जो कोर्ट्स होती हैं इनके पास क्या होता है, हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, केस करते हैं जाके, ठीक है, केस करते हैं। जब हम लोग कोई केस करते हैं, ठीक है, हम लोग जो कि केस करते हैं एक जगह, एक साइड हम आगे, और जब हम क्या करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ जब केस करते हैं वो दूसरी जगह आ जाती है। आपको पता है कोर्ट्स कभी भी जो है कभी भी किसी के खिलाफ साथ जो है फेवरिज्म नहीं करता। जैसे सपोज कीजिए मैंने कोई किसी के खिलाफ केस फाइल किया, मैंने कहा कि इस पर्सन ने क्या किया, किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, उस पर्सन को जिसके खिलाफ मैंने केस फाइल किया उसको भी कोर्ट में बुलाएंगे, बोलेंगे कि भाई तेरे खिलाफ जो है ये मर्डर के चार्जेस हैं, तो तेरे को मैं चांस देता हूँ, वकील वगैरह तू कर अपना और अपने आप को डिफेंड कर सकता तो कर। अगर ऐसा ना हो तो क्या होता है, कोर्ट क्या करेगी, सीधा उसको सज़ा दे देगी ना, ठीक है। तो कोर्ट हमेशा क्या होती है, कभी भी किसी की फेवरिज्म नहीं करती है, वो दोनों पक्षों की क्या करती है, बात सुनती है। अब यहाँ पर एक जो चीज़ आपको समझाने लगा हूँ, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का काम है वो आपको बताने लगा हूँ। देखिए क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, कॉन्स्टिट्यूशन जब लोगों को पढ़ाया गया, जो लीडर्स थे हमारे देश के जिन्होंने आगे देश चलाना था, वो ना एक तरह के हो गए नाराज़। उन्होंने बोला कि यार आपने क्या किया है, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ना हमारे जो लोग हैं इनको पूरी तरह से पावर दे दी है। पावर इन द सेंस कि अगर फ्यूचर में क्या होगा, हमने कोई भी लॉ बनाना होगा ना, तो लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करके कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में केस कर देंगे और हमारा वो लॉ जो है कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हमारा कोई लॉ जो कैंसिल हो रहा है तो फिर हमें बनाने की पावर ही क्यों दे रहे हो, ठीक है, आप इससे अच्छा लोगों को ही बोलो आप ही देश चलाओ, सरकारें क्यों बनानी फिर। तो इस चीज़ को काउंटर करते के लिए समझाया गया कि आपके लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या रखी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ये इन द सेंस है, ये मेरे हिसाब से आता है, आप इसको ऐसे याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या आते हैं, ये हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये क्या है, फंडामेंटल राइट है गवर्नमेंट के। याद रखना जब भी हम लोग क्या करते हैं कोर्ट में केस फाइल करते हैं ना, हम कहते हैं कि यार मेरा फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है, मेरा वायलेट हो रहा है। तो क्या करते हैं, मेरा ये केस जो है आप देखिए, जैसे सपोज करो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉ पास कर दिया कि कोई भी हमारे देश में एजुकेशन नहीं होगी, किसी तरह की हमने एजुकेशन नहीं करनी है। तो हमने क्या कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया जाके, और आपको पता कोर्ट हमेशा मेरे फेवर में फैसला देगी क्योंकि आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, आर्टिकल नंबर 21A जो है हमारा क्या है, राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब कोर्ट गवर्नमेंट ने क्या किया था, गलत लॉ बनाया था, तो वो लॉ पास नहीं होगा। अब यहाँ पर आती है गवर्नमेंट, एक चीज़ याद रखना, जब भी कोर्ट क्या करती है, लोगों के फेवर में जब फैसला करती है ना, तब कोर्ट कहती है कि यार लोगों का ये फंडामेंटल राइट XYZ कोई भी फंडामेंटल राइट था, ये उनका छीड़ा जा रहा था, तभी हम आपको ऑर्डर कर रहे हैं ये वाला लॉ जो है आप कैंसिल कर दीजिए। पर एक और चीज़, जब भी गवर्नमेंट के फेवर में जब कोर्ट फैसला करती है ना, ठीक है, जब भी कोर्ट के गवर्नमेंट के फेवर में कोर्ट फैसला करती है, तब यहाँ पे स्टेटमेंट आती है कि ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था,
ठीक है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आर्टिकल नंबर 45 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, ये क्या है, राइट टू एजुकेशन है। जैसे आपको पता है ना, आर्टिकल नंबर 21 है, राइट टू एजुकेशन आता है उसमें, वही सेम आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल नंबर 45 के रूप में है। इसमें याद रखना, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, एक लॉ पास कर देती है, वो कहती है कि हमारे देश में हर किसी के लिए एजुकेशन क्या फ्री है, बिल्कुल फ्री है, हम 1 रुपया नहीं लेंगे उससे। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, वो ना केस कर देंगे, स्कूल वाले एसोसिएशन वाले कोर्ट में जाके केस कर देंगे कि यार गवर्नमेंट कैसे हमारा रोजगार छीन सकती है। वहां पर याद रखना, कोर्ट ने हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में फैसला देना, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर इनके पास पावर है कि वो एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकते हैं। और एक और चीज़, जब भी गवर्नमेंट डीपीएसपी के अंडर रह के कोई लॉ बनाती है, तो कोई भी कोर्ट में जाके आप उस लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते, और अगर आप चैलेंज करते हो तो आप ही उस केस को क्या करोगे, हारोगे। ठीक है, तो डीपीएसपी की समझ आ गई। तो फिर से बता दूं, जब भी लोगों के फेवर में फैसला होता है तो कोर्ट कहती है वहां पे फंडामेंटल राइट उनका जो है क्या छीना जा रहा था, तभी हम ये लॉ कैंसिल करवा रहे हैं। और जब गवर्नमेंट के फेवर में फैसला किया जाता है, तब कहा जाता है कि ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये आर्टिकल इनको क्या करता है, परमिशन देता है। ठीक है, आगे समझ आपको। तो चलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को करते हैं। एक और चीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है गवर्नमेंट को मदद करते हैं कि आपने लॉ कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए, हमारे जो डीपीएसपी हैं ये 3 कैटेगरी से आते हैं। ये आते हैं सोशलिस्टिक, ठीक है, सोशलिस्टिक आते हैं, फिर आते हैं आपके गांधीयन, ठीक है, फिर आते हैं गांधीयन, और फिर लास्ट में आते हैं हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो चलिए इन्हीं को शुरू करते हैं, और सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक आपने बने रहना। सबसे पहले आता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में सबसे पहले तो ये चीज़ कीजिए कि आपके आर्टिकल्स कौन कौन से जो है कवर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स कवर होते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, सबसे पहले वो मैं लिखवा दूं। आर्टिकल आपका आएगा सबसे पहले 38। ठीक है, 38 के बाद आता है आपका 39, 38, 39, 39A, आर्टिकल नंबर 41। ठीक है, आर्टिकल नंबर 42, आर्टिकल नंबर 43, आर्टिकल नंबर 43A, और आर्टिकल नंबर 47। और ये आर्टिकल्स करके ही आपको जो है सारे के सारे डीपीएसपी के क्या काम होते हैं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, दे डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट, स्टेट का मतलब आपको पता है क्या आता है, गवर्नमेंट। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपको पता है 36 से लेकर 51 तक हमारे डीपीएसपी आते हैं ना, पर एक चीज आपको बता दूं, 36 और 37 जो आर्टिकल्स आते हैं, दे हैव, ठीक है, दे हैव सेम मीनिंग, दे हैव सेम मीनिंग एज, दे हैव सेम मीनिंग एज आर्टिकल 12 एंड 13। जो 12 और 13 आर्टिकल हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, वो वैसे ही सेम मीनिंग जो है किसका आता है, 36 और 37 का। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा हुआ तो आप हमारी पिछली वीडियो में फंडामेंटल राइट्स में आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 38 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कह रहा है कि आपने क्या करना है, हमेशा ऐसे लॉज बनाने हैं जिसमें लोगों का वेलफेयर हो, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इक्वल इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। देखिए, याद रखना, कभी भी अगर हमारे देश में ऐसा लॉ निकाला जा रहा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जिसमें लोगों का वेलफेयर किया जा रहा है, कैसे वो ऐसा लॉ बना रहे हैं जिसमें उनको लोगों को सोशल क्या मिल रही है, या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जस्टिस मिल रही है। ठीक है, जैसे एक लॉ बना दिया हमारे देश में कि हमारे देश में हर कोई जो है जात के लोग, रिलीजन के लोग जो है, धर्म के लोग जो है क्या कर सकते हैं, इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। तो वो आर्टिकल नंबर 38 ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को बोला है कि आपने ये लॉ बना सकते हैं। और अगर कभी आप ऐसा लॉ बनाते हो, कोई भी अगर सिटीज़न आपके खिलाफ अगर जाके केस करता है, तो वो जो केस है आपका उसी समय सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो 39 आर्टिकल आता है, टू सिक्योर द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। इसका मतलब क्या हो गया, आर्टिकल नंबर 39 जो है, आर्टिकल नंबर 39 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कह रहा है कि आप अगर कोई ऐसा लॉ बना रहे हो जिसमें आप राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स ला रहे हो। ठीक है, मतलब कि आपने लॉ बनाया कि हर किसी के लिए जो है इक्वल हमारे यहाँ पर क्या होंगे, काम करने के लिए जरिए होंगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज फॉर द कम्युनिटी ऑफ द कॉमन गुड। ठीक है, या प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे देश में पैसा है वो क्या होती है, गवर्नमेंट हमेशा अपने अंडर रखती है।
जिसके तहत आरबीआई आया, ठीक है, आरबीआई आया, बैंक्स वगैरह आप कह सकते हैं आए, तो ये गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लॉज बनाए, हम उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया जिसमें इक्वल पे फॉर वर्क है मेन और वुमेन दोनों के लिए, हम उसके ऊपर उसके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते। प्रेजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट द फोर्सेबल अब्यूज, अगर इसके खिलाफ कोई गवर्नमेंट अगर लॉ बना रही है हम कोई केस नहीं कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये अगर इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने अगर कोई कानून बनाया हुआ है तो हम तब भी जो है इसके ऊपर केस नहीं कर सकते। और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये वाला जो क्लॉज है ना, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में लाया गया था एंड इट वाज एडिड थ्रू, ठीक है, एंड इट वाज एडिड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ये जो अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है ना, ये जो 5th क्लॉज मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है, ये बाद में लाया गया है, ठीक है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था, ठीक है। अब तीसरी जो कैटेगरी आती है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सोशलिस्टिक प्रिंसिपल की, वो आता है आर्टिकल नंबर 39A। और आपको मैंने बताया था जब भी आर्टिकल के आगे ए या बी लिखा ऐसा होता है कैपिटल में, इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे आया हुआ है, अमेंडमेंट से, ठीक है, ये कैसे आया था, अमेंडमेंट से। और ये जो आर्टिकल नंबर 39A है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से आया। और वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, और वो भी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, ठीक है। ये जो 39A आर्टिकल है ये भी कब लाया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में लाया गया था, ठीक है। तो चलें आगे, अब आपका आता है 41 आर्टिकल। 41 आर्टिकल आपको दे रहा है परमिशन टू सिक्योर द राइट टू वर्क। गवर्नमेंट ने हमेशा ऐसे लॉज लाने जिसमें राइट टू वर्क हर किसी को, ठीक है, राइट टू वर्क हर किसी को मिले, राइट टू एजुकेशन हर किसी को मिले। आपको पता तो है इसी की वजह से क्या हुआ था, आर्टिकल नंबर 21 लाया गया, सॉरी आर्टिकल नंबर 21 ने लाया गया। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लॉ बनाया राइट टू एजुकेशन के ऊपर, हमने किसी तरह का केस नहीं कर पाए। एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आपको पता ना गवर्नमेंट क्या करती है, कैंप्स लगाती है, ठीक है। या मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पर एक आता है डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लॉ इसके ऊपर बनाया था पार्लियामेंट ने, तो हमने इसके ऊपर कोई भी तरह का केस नहीं कर पाए ड्यू टू आर्टिकल नंबर 41। ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, आपको अगर पता होगा हमारे देश में ओल्ड एज होम्स होते हैं, ठीक है, ओल्ड एज होम्स हैं हमारे देश में जिनको वृद्ध आश्रम हिंदी में कहा जाता है। गवर्नमेंट ने ये वृद्ध आश्रम्स बनाए, पैसा हमारा जो है लोगों का टैक्स पेयर्स का पैसा लगा हुआ है ये वृद्धाश्रम को चलाने के लिए। हम गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं कर सकते कि भाई ये वृद्धाश्रम को क्या किया जाए, बंद किया जाए, क्योंकि आर्टिकल नंबर 41 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को परमिशन देता है कि आप इन चीज़ों के लिए किसी भी तरह का कोई भी कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो चलें अब आगे, आपका आता है 42nd आर्टिकल टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। इसका मतलब क्या हो गया, आपको पता है ना, हमारे देश में क्या होता है, आर्टिकल नंबर 42 के तहत गवर्नमेंट ने कौन कौन से लॉ बनाए हैं। जैसे आपको पता है सेफ्टी जैकेट्स होती हैं, ठीक है, सेफ्टी जैकेट्स होती हैं, आप हेलमेट्स कह सकते हैं, ठीक है, हेलमेट्स होती हैं, या आप कह सकते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर वर्कर्स। ये है क्या चीज़ है, ये मैं आपको बता दूं। देखिए हमारे देश में कोई भी अगर एक पर्सन है, अगर उसने किसी को एम्प्लॉय रखा हुआ है अपने आगे, जैसे कोई एक ठेकेदार है या कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसका काम है सड़कें बनाना या माइंस वगैरह की खदान वगैरह की जो है खुदाई करवाना, खुद तो वो करेगा नहीं, उसने वर्कर्स रखे होते हैं, या कोई फैक्ट्रीज होती है उन्होंने वर्कर्स रखे होते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या लॉ बनाया हुआ है कि यार आप फैक्ट्री बना रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपकी फैक्ट्री में जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, या जिसको फायर प्लांट कहा जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, सेफ्टी जैकेट्स आपने वर्कर्स को देनी है, उनको सेफ्टी हेलमेट्स देनी है, इंश्योरेंस पॉलिसी आपने उनकी करनी है ताकि अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उनको जो है पैसे वगैरह मिले, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार आप कौन होते हैं इसके लिए लॉ बनाने के लिए, मैं क्यों इनको पैसा दूं, पर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कानून बनाया हुआ है, मैं किसी तरह का केस नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल नंबर 42 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी गवर्नमेंट को कभी भी परमिशन देती है कि आप कोई भी ऐसा लॉ बना सकते हैं और आप इस लॉ को अमेंड करके कोई और इसमें नई एडिशन जो है कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई। तो चलिए आर्टिकल नंबर 43 आता है आपका, अब टू सिक्योर ए लिविंग वेज
ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर। तो चलिए आपका 43A आर्टिकल आता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 43A आर्टिकल जो है हमारा, ये भी कब लाया गया था? ये भी लाया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। अभी तक हमने कौन कौन से आर्टिकल कर लिए हैं जो 42nd अमेंडमेंट से हुए थे? वो आता है आर्टिकल नंबर 39, 39A और आता है आपका 43A। ठीक है, 43A आर्टिकल कहता है टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। बड़ी आसान चीज़ है, बॉलीवुड की मूवीज आप भी देखते हैं, मैंने भी बचपन से बड़ी देखी हुई हैं। आप मूवीज़ में देखते होंगे, वहाँ पर क्या होता है, एक कोई हीरो होता है, वो फैक्ट्री में जाता है लेबर बन के और वहाँ की फैक्ट्री यूनियन का मालिक बन जाता है, और वो मालिक को ही बाद में जो है डराता धमकाता है कि अगर आपने हमारी ये मांगे नहीं पूरी की, या हमें बोनस नहीं दिया, या हमारी अगर तनख्वाह नहीं बढ़ाई, तो हम क्या करेंगे, काम बंद कर देंगे। ऐसा होता है ना। तो एक चीज़ याद रखना, हमारे देश में जो फैक्ट्रीज होती हैं उनकी अपनी लेबर ऑर्गेनाइजेशंस होती है, और उनके वर्कर्स जो हैं जेन्युइन डिमांड्स कर सकते हैं अपने मालिकों से, तो उनके मालिक उनको नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके ऊपर जो है कानून किन्होंने बनाया हुआ है? गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट के ऊपर हम केस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आर्टिकल नंबर 43A उनको क्या करता है, परमिशन देता है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आता है आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आर्टिकल नंबर 47, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। आपको पता है एक डिपार्टमेंट आता है हमारे देश में, FSSAI। ठीक है, FSSAI डिपार्टमेंट है, इसी का काम है हमारे देश में फूड स्टैंडर्ड्स को देखना। जैसे आप कह लें मैगी, ठीक है, मैगी होती है, या कोई भी आपके फूड स्टॉल्स होते हैं, कोई भी खाने की चीज़ें जो हैं, उन सबको अगर अपनी मार्केट में जो है चीज़ें बेचनी है, तो उसका सर्टिफिकेशन कहाँ से लेना पड़ता है? वो लेना पड़ता है FSSAI डिपार्टमेंट से। मैं गवर्नमेंट के ऊपर केस नहीं कर सकता कि भाई ये FSSAI डिपार्टमेंट से मैं नहीं कोई सर्टिफिकेशन लूँगा, मैं अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ बेचूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लॉस बनाए हैं, और कौन से आर्टिकल की वजह से? आर्टिकल नंबर 47 की वजह से। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं आपके गांधीयन प्रिंसिपल। देखिए, आप ये तो जानते हैं कि महात्मा गांधी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, पर उनकी बातों को तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जा सकता था ना। तो यही वही प्रिंसिपल्स हैं जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए इसमें आर्टिकल्स कौन कौन से कवर होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, आर्टिकल्स कौन कौन से आते हैं वो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, 40। ठीक है, 40 आता है, फिर आता है 43, ठीक है, फिर आता है 43B, फिर आता है आपका 46, फिर आता है 47 और आता है 48। ठीक है, और एक और चीज़ मैंने आपको पहले बताई नहीं शायद, वो जैसा कि आपको यहाँ पे 43 आर्टिकल दिख भी रहा है, और मैंने यहाँ पर भी 43 आर्टिकल लिखा हुआ है, तो एक आर्टिकल के बड़े ज़्यादा आगे सब आर्टिकल्स होते हैं, और उसके जो है डिफरेंट ग्रीवियंसेस थे। तो 43 का आर्टिकल का आधा हिस्सा जो है वो क्या कर रहा था, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को पूरा कर रहा था, और 43 का आधा हिस्सा अब किसको पूरा करेगा? वो करेगा हमारे गांधीयन प्रिंसिपल्स को। चलिए पहले 40 आर्टिकल क्या कहता है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड ओ देम विद द नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज ए सेल्फ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में क्या बताया था, अगर डीपीएसपी के अंडर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाती है, हम उस लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते, और डीपीएसपी के ऊपर गवर्नमेंट को लॉ बनाना है या नहीं बनाना वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना। एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल नंबर 40 को यूज़ करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना 1992 में कौन सी अमेंडमेंट लाई थी? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, क्या लाई थी? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये लाई थी इन्होंने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको क्या कहा जाता है? पंचायती राज एक्ट। ठीक है, पंचायती राज एक्ट। इस एक्ट ने क्या किया, हमारे देश में जो पंचायत सिस्टम थे ना, इसको क्या कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया। महात्मा गांधी का हमेशा से बिलीव था कि जो गांव हैं ये जब सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे, इनको किसी के आगे जब हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े कि मतलब हमें पैसा दीजिए हमारे गांव में काम कराने के लिए, तब तक आप हमारे देश का वो नहीं कर सकते हैं, मतलब ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे देश में जो पंचायत हैं, अगर इनके पास पैसा ही नहीं है तो पंचायत होने का क्या फ़ायदा? पंचायत के पास पावर ही नहीं है कि अपने वहाँ पे काम खुद करा सकें, उनको स्टेट में आके जो है पैसे लेने पड़े। जैसे जो है कोई डोडा का कोई दूर दराज का गांव है, वहाँ की पंचायत अगर हमारे जम्मू सिटी में आके हमारे सेक्रेटरीट से पैसा अगर मांग रही है, तो फिर क्या फ़ायदा पंचायत होने का?
तभी हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पंचायती राज एक्ट लाया। अब इससे क्या हो गया हुआ, पंचायत का फंड्स जो है अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, डिस्पर्स करती है। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 40। तो चलते हैं अब आर्टिकल नंबर 43 के ऊपर। टू प्रमोट कॉटन इंडस्ट्री एंड ऑन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। हमारे देश में हमेशा जो है कॉटन इंडस्ट्रीज को या कॉटेज इंडस्ट्रीज को क्या करना है, प्रमोट करना है। और इसके ऊपर अगर कोई लॉ बनाए जाते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए 43B, टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, पहले तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो 43B आर्टिकल था, इट वॉज एडिड थ्रू, ठीक है, इट वॉज एडिड थ्रू कौन सी अमेंडमेंट थी ये, 97th अमेंडमेंट। ठीक है, 97 अमेंडमेंट 2011। हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी आपने क्या करना है, हमेशा प्रमोट करना है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से क्या होता है, गांवों का जो है बेनिफिट होता है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का नहीं होता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर जो है हमने कब अमेंडमेंट करके ये डाला, 43B आर्टिकल, 97th अमेंडमेंट 2011। तो चलिए आगे 46, टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, आपको पता है हमारे देश में रिजर्वेशन है। ठीक है, रिजर्वेशन है किन के लिए, SC कम्युनिटी के लिए अलग आती है, ST कम्युनिटी के लिए अलग आती है। हमारे देश में रिजर्वेशन के ऊपर आप कभी भी जो है कोई केस नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो वो केस आप जो है हार जाओगे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल नंबर 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए आपका अब आता है 47 आर्टिकल, टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। आपको पता है हमारे देश में बिहार, ठीक है, और बिहार और गुजरात, ये दो ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर शराब बैन है पूरी तरह से। ठीक है, अब इसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमारे देश में अगर लॉ पास करती है कि किसी भी तरह की हमारे देश में शराब या कोई तरह की नशीली चीज़ें नहीं बिकेंगी, हमारा देश पूरी तरह से लिकर फ्री कंट्री बन जाता है। ठीक है, हम उसके ऊपर केस नहीं करेंगे ड्यू टू आर्टिकल नंबर 47। ठीक है, मैं ये नहीं केस कर सकता कि भाई हमारे इधर इतना पैसा आता है शराब की वजह से, हमारे देश की इकोनॉमी चल रही है, तो आप ये चीज़ बैन नहीं करो। आर्टिकल नंबर 47 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को किसी भी तरह से क्या करती है, परमिशन देती है। ठीक है, अब आता है आर्टिकल नंबर 48, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, काव्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। अगर हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, बीफ बैन कर देती है पूरी तरह से, ठीक है, गाय का मीट, ठीक है, बीफ बैन अगर कर देती है, अगर किया भी है, वैसे 2015 में हुआ था ये हमारे देश में, बीजेपी की सरकार ने किया था, तो ये हो सकता है। या और भी किसी तरह की कैटल, जैसे बफेलोस हैं, ठीक है, बफेलोस हो गए, शीप्स वगैरह हो गए, इनकी अगर जो है हमारे यहाँ पर स्लॉटरिंग अगर बैन होती है, हम केस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आर्टिकल नंबर 48 हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कोई भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट है उसको ये क्या करता है, परमिशन देता है। अब लास्ट आर्टिकल्स आते हैं हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में, और इसमें अगर आपको मैं आर्टिकल्स बताऊं, आर्टिकल्स कौन कौन से कवर होते हैं, वो आएगा आपका 44, 45, ठीक है, 48, 48A, 49, 50 और 51। ठीक है, सबसे पहले तो आता है आर्टिकल नंबर 44। ठीक है, आर्टिकल नंबर 44 आएगा। आर्टिकल नंबर 44 आज तक हमारे देश में कभी पास नहीं हुआ, तो क्या पता फ्यूचर में कोई सरकार इसको पास कर दे। टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया हमारे देश में एक ऐसा कानून या ऐसी कानून व्यवस्था जिसमें किसी धर्म की किसी तरह की फेवरिज्म नहीं की जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को कहता है अगर आप ऐसा कोई लॉ बनाना चाहते हो हमारे देश में, तो वो पूरी तरह से हो सकता है। जैसे हमारे देश में हिंदू मैरिज एक्ट आता है, ठीक है, इसको हटा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है इंडियन मैरिज एक्ट। ये पूरी तरह से जो है हमारे देश में हो सकता है। 45 आर्टिकल आता है अब ये, ठीक है, 45 आर्टिकल है। 45 आर्टिकल, एक चीज़ मैं बता दूं, ये भी अमेंडमेंट से आया हुआ है। ठीक है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल पार्ट नहीं था, इट वॉज एडिड थ्रू, ठीक है, इट वॉज एडिड थ्रू कौन सी अमेंडमेंट थी, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। ठीक है, और ये क्या आता है हमारा, राइट टू एजुकेशन। ये मैं आपको एक और चीज़ मैं बता दूं,
राइट टू एजुकेशन ही एक ऐसा आर्टिकल है जो हमारा फंडामेंटल राइट भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है। फंडामेंटल राइट जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट में कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 28। फंडामेंटल ड्यूटी की अगर बात की जाए, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी की अगर बात की जाए, फंडामेंटल ड्यूटी में ये कौन सा क्लॉज आएगा, 11th क्लॉज। और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 45, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अल्टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। जब तक वो 6 साल के नहीं हो जाते तब तक उनको कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी और गवर्नमेंट इसके ऊपर केस कर सकती है, मतलब कोई जो है लॉ बना सकती है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका 48 आर्टिकल, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइन। देखिए हमारा देश जो है वो है एग्रीगेरियन इकोनॉमी। ठीक है, क्या है हमारा देश, ये आता है एग्रीगेरियन इकोनॉमी। एग्रीगेरियन इकोनॉमी का मतलब हो गया हमारे देश में हर कोई जो है वर्ग, ठीक है, हर कोई इंसान जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे देश में तभी हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा कि आपने एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को क्या करना है, हमेशा प्रमोट करना है, मॉडर्न साइंटिफिक लाइन पे हमेशा क्या करते रहना है, इंप्रूव करते रहना है। तो आता है अब 48A आर्टिकल। ठीक है, 48A आर्टिकल आता है आपका, और ये भी आपको मैं बता दूं ये भी कौन सी अमेंडमेंट से आया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आपको पता है गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया हुआ है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाए, उसके साथ साथ हमारे देश में नेशनल पार्क्स, ठीक है, क्या है, नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, ये सब हमारे देश में गवर्नमेंट ने लाए हुए हैं। देखिए भाई, जम्मू कश्मीर का जंगल है वो हमारा है, हमारी जम्मू कश्मीर की जनता को होना चाहिए, गवर्नमेंट का क्यों है वो, पर हम उसके ऊपर केस नहीं ना कर सकते, क्यों, आर्टिकल नंबर 48 की वजह से। अगर गवर्नमेंट हमारे देश में इन इन्वायरमेंट को, ठीक है, फॉरेस्ट को या वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कोई अगर लॉ लाती है, हम उसको किसी भी तरह से चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो आता है 49 आर्टिकल, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिसकी वजह से अगर आपको पता होगा ASI डिपार्टमेंट आया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। ठीक है, 49 आर्टिकल के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई ऐसा लॉ बनाती है जिसमें मॉन्यूमेंट्स वगैरह की जो है प्रोटेक्शन के लिए कोई वो सख्त कानून लाते हैं, ठीक है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। 50 आर्टिकल, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट DPSP। आर्टिकल नंबर 50 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसी भी गवर्नमेंट को ये ऑर्डर कर रहा है कि कभी भी आपने ऐसा लॉ नहीं बनाना जिसमें आप जुडिशरी को जो है अपने अंडर ले आओ। ठीक है, जैसे आज की अभी कोई सरकारें हैं, इनको लगता है यार हम कोई भी अगर लॉ बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसको चैलेंज कर देती है, सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल करा देती है, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा लॉ बनाते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट हमारे अंडर आ जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता ड्यू टू आर्टिकल नंबर 50। तो लास्ट आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 51, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये आपका लास्ट DPSP था, तो इसमें क्या आएगा, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसके ऊपर आपने हमेशा क्या करना, काम करना है। तो ठीक है, इसी के साथ आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी खत्म होते हैं। एक छोटी सी चीज़, जैसे मैंने आपको हर आर्टिकल के साथ बताया ना, ये कौन कौन सी अमेंडमेंट हुआ था, ये मैंने लास्ट में फिर से बना दिया हुआ है, तो ये भी आप देख लीजिए। 42nd अमेंडमेंट से कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे ऐड हुए थे। सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 39, आर्टिकल नंबर 39A, आर्टिकल नंबर 43A, आर्टिकल नंबर 48A। 44th अमेंडमेंट 1978 ने क्या किया, एक और अमेंडमेंट आर्टिकल आया, आर्टिकल नंबर 38, ये मैंने शायद वहाँ पे नहीं लिखा था। 44th ये आया। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आर्टिकल नंबर 45 आया, ये मैंने आपको बता दिया था। और लास्ट आता है आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011, जिसने क्या किया, 43 भी आर्टिकल आया, जो क्या था, हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ डील करता था। ठीक है, तो फाइनली इसका जो है आज हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी ख़त्म होता है। बीच में थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी हो गई थी, मुझे उसके लिए माफ़ करना। तो वीडियो ख़त्म होने के बाद जैसा भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने को हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
कमेंट सेक्शन पे बताना कि आपको हमारे से क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और यहाँ कौन से टॉपिक के ऊपर आपको और वीडियोस चाहिए। अगर आप पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को या हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। और नेक्स्ट वीडियो आपकी क्या होगी, डायरेक्टिव पेनिनसुला स्टेट पॉलिसी के ऊपर MCQs। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।